आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के त्यौहार और उनके मेले के बारे में। तो राजस्थान के त्योहारों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि प्रथम माह के त्यौहार मतलब कि श्रावण और भाद्रपद के महीने अपन पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे आश्विन के बारे में। तो आश्विन के अंदर हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो आश्विन में दो पक्ष होते हैं, मैंने बता ही दिया था आपको कि हारमोनी के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष के बारे में अपन पढ़ते हैं आज से आश्विन में। तो आश्विन में जैसे ही भाद्रपद हमारा कंप्लीट हुआ था, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष कंप्लीट हुआ था, उसके बाद श्राद्ध प्रारंभ हो जाते थे लास्ट में जो उसकी पूर्णिमा से। ठीक है, तो उसके बाद आश्विन से जैसे श्राद्ध पक्ष चालू हो गया। एक मिनट रुको आप, ये देखो भाद्रपद के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से तो श्राद्ध प्रारंभ हो गए। अभी श्राद्ध प्रारंभ हो गए तो आश्विन में अब यहाँ पे जैसे भाद्रपद का पूरा महीना कंप्लीट हो गया। ठीक है, शुक्ल पक्ष का पूरा महीना कंप्लीट हो गया। अब कौन सा महीना चलेगा? आश्विन चलेगा। आश्विन के अंदर सबसे पहला कौन सा आता है? तो आश्विन का आता है सबसे पहले शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अब शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष आता है, सॉरी, आश्विन के सबसे पहला 15 दिन का डेज क्या आता है? कृष्ण पक्ष का। तो पहले कृष्ण पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, फिर ये कृष्ण पक्ष वाला 15 दिन कंप्लीट हो गए तो फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से तो अपने भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हुए। तो श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलता है? एक बार ये देखो, तो श्राद्ध पक्ष चलता है 16 दिन। ठीक है, और इसमें है ना कोई भी मंगल काम नहीं किया जाता श्राद्ध पक्ष के बीच में। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहता है। तो आश्विन का जो कृष्ण पक्ष रहता है, मतलब वैसे तो देखा जाए तो भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये पूरा कृष्ण जो आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो श्राद्ध पक्ष हो गया। ठीक है, एक ये याद करने की चीज़ है। उसके बाद कृष्ण पक्ष जो आश्विन में जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर है ना, मतलब कि इसी दिन श्राद्ध पक्ष से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष के अंदर सांझी की पूजा की जाती है। किसकी? सांझी की। अब ये सांझी क्या होती है? तो ये सांझी होती है गोबर और मिट्टी के जो गोल आकृति होती है ना, उसे बोलते हैं क्या? सांझी। किसकी? एक तो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण होता है और उसमें जो गोल मतलब आकृति बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं सांझी। ठीक है, और ये कहाँ की फेमस है? वैसे तो देखा जाए तो सांझी है ना हर जगह बनाई जाती है। जैसे अब अपने जो अलग अलग हर जगह पे अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है। जैसे उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। पहला तो ये फैक्ट है, ये वाला फैक्ट तो याद करना ही है अपन को कि उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की सांझी बनाई जाती है। तो नाथद्वारा के अंदर किस प्रकार की बनाई जाती है? तो केले की सांझी बनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। ठीक है, तो ये याद करना आप एक पॉइंट। तो नाथद्वारा के अंदर किसकी सांझी बनाई जाती है? तो केले की सांझी बनाई जाती है। और इसमें जो उदयपुर में है वो कौन सा मंदिर सांझी का मंदिर माना जाता है? तो मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर सांझी का मंदिर माना जाता है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। सांझी का मंदिर किसे कहते हैं? मत्स्येंद्रनाथ को। ठीक है, तो ये फैक्ट कंप्लीट हुआ अपने। तो श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन है ना थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत? थम्बुड़ा, यानी श्राद्ध पक्ष का जो लास्ट दिन होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, उस दिन क्या मनाता है? तो थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपने श्राद्ध कहाँ से प्रारंभ हुए? तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, है ना। पूर्णिमा का एक दिन हो गया, है ना। बाकी फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, मतलब शुक्ल पक्ष पूरा हो गया भाद्रपद का। ठीक है, मतलब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हुए। ठीक है, एक दिन तो वो हो गया। अब जैसे पूर्णिमा हुई, पूर्णिमा के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। तो अगला महीना कौन सा है? आश्विन में सबसे पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। फिर उसके बाद कौन सा स्टार्ट होता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। ऐसे करके 23 दिन का महीना पूरा होता है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में कितने दिन है? 15 दिन। ठीक है, अब भाद्रपद की जो पूर्णिमा थी वो एक दिन, टोटल कितने दिन हुए? 16 दिन। ठीक है, ये 15 प्लस एक वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, वहाँ से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। तो श्राद्ध कितने दिन का होता है? पक्ष कितने दिन होता है? 15 और 1 16। ठीक है, तो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष किया जाता है। और इसका जो अंतिम दिन होता है उस दिन क्या किया जाता है? तो उस दिन किया जाता है थम्बुड़ा व्रत। ठीक है, अब ये अपना आश्विन का कृष्ण पक्ष हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो ये आश्विन का कृष्ण पक्ष है कंप्लीट। अब आश्विन के कृष्ण पक्ष के अंदर अपन ने इतना तो पढ़ लिया, इतना देख लिया, ये सारे पॉइंट। अब अपन
ये जैसे आश्विन के 15 दिन कंप्लीट हुए, 15 दिन के बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट होता है आश्विन का? शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा। अब शुक्ल पक्ष का जो एकम है उस दिन स्टार्ट हो जाता है शरद नवरात्र। कौन से? अपन नवरात्रे करते हैं ना, सर्दियों के नवरात्रे, मतलब जो दिवाली से पहले नवरात्रे आते हैं, है ना, तो वो आश्विन के अंदर आते हैं, आश्विन के शुक्ल पक्ष के अंदर, ठीक है। शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं और एकम से स्टार्ट होते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम से। अब एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना, उसके बाद सप्तमी, फिर उसके बाद आता है अष्टमी, ठीक है। अष्टमी को क्या बोलते हैं? दुर्गाष्टमी। दुर्गा माता की पूजा की जाती है ना नवरात्रों के अंदर, तो किस दिन की जाती है? वो 8वें दिन की जाती है, ठीक है। तो शरद नवरात्र के 8वें दिन दुर्गाष्टमी आती है, ठीक है। उसके बाद दशमी के दिन आपको पता है कि दशहरा मेला होता है, यानी उसे क्या बोलते हैं? विजयदशमी। यानी भगवान राम ने उस दिन रावण का वध किया था, उसे क्या बोल दिया? विजयदशमी। कब किया था? आश्विन की शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, ठीक है। तो उस दिन को बोल देते हैं विजयदशमी, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि विजयदशमी यानी एक तरीके से दशहरा, तो ये कहाँ का फेमस है? तो कोटा जो है ना राजस्थान में है, तो उस और मैसूर जो कि कर्नाटक में है, यहाँ के दशहरे सबसे फेमस है। कहाँ के? कोटा और मैसूर के, ठीक है। और इस दिन है ना हथियारों की पूजा की जाती है। किस दिन? मतलब विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन। क्यों की जाती है? क्योंकि इस दिन मतलब बुराई को हराकर अच्छाई की जीत हुई थी ना, ठीक है। बुराई को हराकर अच्छाई की जीत हुई थी, भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो वो हथियारों से तो किया था, तो उस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। एक ये पॉइंट हुआ। उसके बाद खेजड़ी की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। और आगे चलते हैं। खेजड़ी की पूजा की जाती है। अब 5 जून 1998 को खेजड़ी पर क्या 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 जारी किया गया? तो डाक टिकट जारी किया गया। सॉरी, मेरे से थोड़ा सा अटका जाता है वैसे, बट मेरी ये तो शुरू से आदत रही है वैसे। पर खेजड़ी की पूजा की जाती है, तो खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया? ये अलग से फैक्ट है, इसको आप अलग से नोट कीजिएगा। तो वैसे मैंने इसी में बता दिया 5 जून 1988 को किस पर डाक टिकट जारी किया गया? तो खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। और जो विजयदशमी है उस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब भगवान राम ने जैसे रावण का वध किया था, तो उस दिन है ना मतलब लीलटास पक्षी के मतलब उनको दर्शन हुए थे रावण वध के बाद में। तो लीलटास पक्षी के दर्शन हुए थे उनको। तो इस लीलटास पक्षी को है ना मतलब जो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं महादेव जी है ना लीलटास पक्षी का रूप लेकर राम जी को दर्शन देने आए थे, राम जी और उनकी सेना को, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो इस दिन लीलटास को देखना शुभ माना जाता है, समझ गए आप? तो ये पॉइंट हुआ। और ये लीलटास जो एक कहानी है, मतलब कविता एक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। तो ऐसे फैक्ट होते हैं ना वो उस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो लीलटास एक कविता है जो किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। तो कई बार ये जो फैक्ट होता है ना ये वाले, जैसे कि कन्हैयालाल सेठिया ने कौन सी कविता लिखी? तो लीलटास पक्षी की कविता किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अब एक बात बताता हूँ मैं आपको कि लीलटास जो पक्षी है, अब ये सारे फैक्ट है, आप जैसे लीलटास को देखना शुभ माना जाता है, तो मैंने सोचा कि लीलटास नाम ही आ रहा है तो मैंने इसका फैक्ट यहीं रख दिया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें याद क्लियर भी हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अब जैसे खेजड़ी की पूजा की जाती है किस दिन? विजयदशमी के दिन। अब इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो मैंने ये फैक्ट यहीं बता दिया। तो उस तरीके से चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती है, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया अपना। अब उसके बाद विजयदशमी के बाद अगला अपन पढ़ते हैं कि पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन है ना मतलब कि जो आश्विन में शरद नवरात्र थे वो कब से स्टार्ट हुए थे? एकम से स्टार्ट हुए थे। अब जो शरद नवरात्र शुक्ल पक्ष में स्टार्ट हुए थे ना, एकम मतलब कि आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकम से स्टार्ट हुए थे शरद नवरात्रि। इसका मतलब ये शरद टाइम पीरियड चल रहा है ना। तो शुक्ल पक्ष कौन सा टाइम पीरियड है? तो शरद काल चल रहा है एक तरीके से। तो पूर्णिमा है तो उस दिन क्या होगा? तो शरद पूर्णिमा, ठीक है। ये सॉरी, ये नीचे गलती से सूरत हो गया, तो ये सूरत नहीं है, तो शरद पूर्णिमा, ठीक है। कौन सी पूर्णिमा आती है फिर? ये शरद पूर्णिमा याद हो जाएगा। इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा,
ठीक है। और इसी पूर्णिमा के दिन है ना मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव होता है, और वो कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर। मारवाड़ कहाँ है? मारवाड़ की एक तरीके से पहले की राजधानी थी जोधपुर, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। तो मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव कहाँ होता है? जोधपुर। कब होता है? मतलब कि जो आश्विन की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है उस दिन क्या होता है? मारवाड़ महोत्सव। और दूसरा एक और उत्सव होता है, और वो होता है मीरा महोत्सव, और वो कहाँ होता है? चित्तौड़ के अंदर होता है। तो ये फैक्ट हुए अपने कंप्लीट। तो आश्विन हमारा हुआ कंप्लीट। आश्विन के बाद अपन पढ़ते हैं आगे। इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उन टेलीग्राम इसको डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो अगला अपन पढ़ते हैं कार्तिक के बारे में। तो कार्तिक वही उसी प्रकार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, जैसे ही शरद पूर्णिमा कंप्लीट हुई उधर से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कंप्लीट हुई आश्विन की, तो पूर्णिमा जैसे ही पूर्णिमा का अगला दिन कौन सा आता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष का एकम आता है, ठीक है। अब एकम को कोई त्यौहार नहीं है, द्वितीय कोई त्यौहार नहीं है, चतुर्थी का कोई त्यौहार नहीं है। चतुर्थी का त्यौहार होता है कौन सा? और वो होता है करवा चौथ। तो चतुर्थी कौन सा था? करवा चौथ आता है, ठीक है। तो करवा चौथ के बाद अपन अगला पढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कौन सा त्यौहार आता है? तो करवा चौथ आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अष्टमी। अष्टमी को क्या बोल देते हैं? अहोई अष्टमी, ठीक है। इस दिन क्या होता है? संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। किस दिन? अहोई अष्टमी के दिन। और ये अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है। उसके बाद आता है त्रयोदशी, ठीक है, यानी 13, तो धनतेरस। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है, ठीक है। तो त्रयोदशी के दिन यानी 13 के दिन क्या होता है? धनतेरस, ठीक है। उसके बाद 14 आती है चतुर्दशी, तो उस दिन क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी, ठीक है। और अमावस्या के दिन अपनी आती है दीपावली। और दीपावली के दिन क्या माना जाता है? भगवान महावीर और तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार्तिक का कृष्ण पक्ष कंप्लीट। तो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कौन सा त्यौहार आता है? तो वो आता है दीपावली। तो दिवाली हो गया अपना। अब दिवाली के बाद अपन देखते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। अब एक बात बताओ मेरे को, मतलब दिवाली के बाद अमावस्या कंप्लीट हुई, अब अमावस्या हो गई ना कंप्लीट। अब अमावस्या कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, उस दिन दीपावली आती है। अब जो मैंने आपको बताया था कि कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन कौन सा होता है? अमावस्या। तो अमावस्या के दिन दिवाली आ गई। अब दिवाली के बाद अपन नॉर्मली कौन सा दिन मानते हैं? गोवर्धन को। गोवर्धन की पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो गोवर्धन की जैसे पूजा करते हैं, तो गोवर्धन कौन से पक्ष में आ गया फिर? अमावस्या के दिन जैसे कंप्लीट हुआ कृष्ण पक्ष, तो उसके बाद अगला दिन स्टार्ट होता है शुक्ल पक्ष का। तो शुक्ल पक्ष का जो एकम होता है उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कौन सी पूजा? गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। और नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव। नाथद्वारा के अंदर लगभग सभी जगह पे गोवर्धन के दिन है ना अन्नकूट बनता है, सभी जगहों पे अन्नकूट बनता है गोवर्धन की पूजा के दिन। तो ऐसा कहा जाता है कि नाथद्वारा का जो अन्नकूट है वो ज़्यादा फेमस है। तो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और वो कौन मनाते हैं? भील जनजाति की बड़ी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं। मतलब कौन मनाते हैं? भील जनजाति के लोग ज़्यादातर उधर नाथद्वारा की तरफ कौन से लोग रहते हैं? भील, ठीक है। तो वही इस त्यौहार को मनाते हैं। तो भील जनजाति की बड़ी संख्या में इस त्यौहार में भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एकम हो गया। उसके बाद आता है द्वितीया। और द्वितीया को गोवर्धन के बाद आप नॉर्मली बताइए कौन सा आता है? भैया दूज आता है, उसे क्या बोलते हैं? यम द्वितीया, ठीक। उसके बाद अष्टमी के दिन गोपाष्टमी होता है, ठीक है। और नवमी आता है। तो नवमी आता है तो उस दिन आपको पता है कि उस टाइम पे जब कार्तिक होता है, यानी कि शरद नवरात्र जैसे कंप्लीट होता है आश्विन के बाद में, उसके बाद जैसे कार्तिक आता है तो दिवाली के बाद में जैसे आंवले छोटे छोटे वो होने लग जाते हैं ना, आंवले आने लग जाते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते? तो आंवले आने लग जाते हैं। तो उसके बाद नवमी जो कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है उस टाइम पे नवमी की मतलब कि आंवले की पूजा की जाती है, यानी उसे बोलते हैं अक्षय नवमी, ठीक है। तो एकादशी नवमी हो गया अपना। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी को एक मिनट रुको, पहले इनको पढ़ लेते हैं।
तो एकादशी है तो उस दिन है ना, जो मतलब कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी उस दिन होता है देवटनी एकादशी, यानी कि उस दिन देव उड़ जाते हैं, उसे बोलते थे प्रबोधनी। देवटनी एकादशी के कितने नाम है, एक तो प्रबोधनी एकादशी, एक तुलसी एकादशी। तो उस दिन क्या होता है, मतलब कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तो उस दिन देव उड़ जाते हैं, मतलब देव जग जाते हैं, ठीक है। और ये देव उठने और जगने का प्रक्रिया है ना, अब एक तो आप ये याद कर लो कि देव है ना कब उठते हैं, तो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उड़ जाते हैं, एक ये याद कर लो। और उस दिन के बाद आपको पता है कि उस दिन के बाद ही ज़्यादातर विवाह होता है कि नहीं। ये तो जैसे आखा तीज को है तो सारे विवाह इस बीच में होते हैं, देवटनी एकादशी और जब देव सोते हैं, देव शयनी एकादशी के बीच में सारे विवाह होते हैं। उससे पहले कोई विवाह नहीं होता। ज़्यादातर काम हम देवटनी एकादशी के बाद करते हैं, ठीक है। तो देवटनी एकादशी के दिन कौन सा मेला पड़ता है, तो इस दिन पुष्कर का मेला प्रारंभ होता है। कौन सा, पुष्कर का मेला, ठीक है। और उसके बाद आता है पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, तो सत्यनारायण पूर्णिमा। तो यानी जो कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है उस दिन कौन सा त्यौहार होता है, तो वो होता है सत्यनारायण पूर्णिमा। उस दिन कौन सी पूर्णिमा होती है, सत्यनारायण पूर्णिमा। और इस दिन कार्तिक स्नान होता है, यानी कि जो कार्तिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पता है ना आपको, पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष कंप्लीट, तो शुक्ल पक्ष के बाद में कौन सा स्टार्ट होगा, वापस से दूसरा महीना स्टार्ट होगा और उसका कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होगा। तो ये कार्तिक महीना पूरा हुआ तो लास्ट का दिन क्या होता है, कार्तिक स्नान होता है, ठीक है। और इस दिन कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, मतलब पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन देवटनी एकादशी के बाद स्टार्ट होता है अपना पूर्णिमा, तो सत्यनारायण पूर्णिमा आती है। तो कार्तिक की सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, एक तो पुष्कर मेला बढ़ता है, कोलायत मेला बढ़ता है जो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा मेला बढ़ता है, चंद्रभागा मेला कहाँ है, झालरापाटन के अंदर, ठीक है। उसके बाद रामेश्वर मेला बढ़ता है, तो रामेश्वर मेला कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। तो इतने हुए, तो पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर मेला, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ पड़ता है, कोलायत बीकानेर के अंदर, और चंद्रभागा मेला झालरापाटन या फिर झालावाड़ के अंदर, और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर के अंदर। तो इसमें रामेश्वरम मेला हो गया, ठीक है। अब अगला आगे पढ़ते हैं अपन, चंद्रभागा मेला में कौन सी नस्ल का मेला होता है ये बताओ पहले। तो चंद्रभागा मेला झालरापाटन में पड़ता है, झालावाड़ के अंदर। तो चंद्रभागा मेला होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर कौन सी नस्लें होती है झालावाड़ के अंदर, पशुओं की। तो पशुओं की है ना सबसे महत्वपूर्ण झालावाड़ के अंदर मालवी नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उस दिन मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कौन सी, मालवी नस्ल के पशुओं का, ठीक है। और कहाँ किया जाता है, चंद्रभागा मेला के अंदर। और कहाँ पड़ता है, झालरापाटन के अंदर। और कोलायत के अंदर है ना कपिल मुनि भी रहते हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। कौन सा, कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन, ठीक है। अब सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है, तो कपिल मुनि, ठीक है। तो एक ये एग्जाम में कई बार ये फैक्ट आ जाता है कि सांख्य दर्शन के मुनि कौन है, तो कपिल मुनि है, ठीक है। आचार्य कौन है, तो कपिल मुनि। उसके बाद रामेश्वरम के अंदर एक फैक्ट है कि चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियां हैं ना रामेश्वरम के अंदर मिलती है। और रामेश्वरम कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होगा कौन सा, कार्तिक के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब कार्तिक के बाद में अपन पढ़ते हैं माघ के बारे में, ठीक है। कार्तिक के बाद स्टार्ट होता है क्या, माघ। तो माघ के अंदर सबसे पहले पूर्णिमा जैसे ही कार्तिक की कंप्लीट हुई, मतलब शुक्ल पक्ष कंप्लीट हुआ, तो अपन वापस क्या पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष के बारे में। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उस दिन होता है तिल चतुर्थी, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है, तो संकटहरण चतुर्थी, ठीक है। और इस दिन मेला कौन सा पड़ता है, तो इस दिन मेला पड़ता है चौथ का बरवाड़ा। और कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद चतुर्थी कंप्लीट हुआ, चतुर्थी के बाद में अगला स्टार्ट हुआ माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी। उस दिन षटतिला एकादशी या फिर षटतिला एकादशी होती है, ठीक है। तो 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है उस दिन। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आपको ये माघ का जो कृष्ण पक्ष है ना उसको तिल से याद कर लो। इसमें ज़्यादातर काम है ना तिल से रिलेटेड होंगे। जैसे चतुर्थी के दिन तिल चतुर्थी, उसका दूसरा नाम संकटहरण चतुर्थी। मेला कौन सा पड़ता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। एकादशी षटतिला एकादशी, तिल आ रहा है ना इसके अंदर, षटतिला एकादशी, 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है इस दिन, ठीक है। उसके बाद अमावस्या आती है, इसे बोलते हैं मौनी अमावस्या। तो माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सी अमावस्या, मौनी अमावस्या। इस दिन क्या होता है कि
कई कई जो मतलब मौन व्रत रखते हैं कई लोग, तो उस दिन रखा जाता है मौन व्रत, एक दिन के खातिर 12 महीनों के अंदर, ठीक है। तो इस दिन मौन रहा जाता है। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। किस दिन? माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा मेला पड़ता है? कुंभ मेले का स्नान। इस दिन कुंभ मेले का क्या क्या किया जाता है? शाही स्नान होता है, ठीक है। तो इस दिन मौन भी रहा जाता है और कुंभ मेले का शाही स्नान भी होता है। तो ये माघ कंप्लीट हुआ। तो माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, अमावस्या जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। तो शुक्ल पक्ष का जो एकम है, माघ के शुक्ल पक्ष का एकम, उस दिन स्टार्ट हो जाता है गुप्त नवरात्र। कौन से स्टार्ट होता है? गुप्त नवरात्र। अब तक आपने देखा कि जो नवरात्र स्टार्ट हो रहे थे वो शुक्ल पक्ष के अंदर स्टार्ट हो रहे थे और वो एकम से स्टार्ट हो रहे थे। कार्तिक के अंदर स्टार्ट हुए थे, कौन से? नहीं, आश्विन के अंदर। तो कौन से स्टार्ट हुए थे? शरद नवरात्र। अब यहाँ से माघ के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र स्टार्ट होता है और उसके बाद पंचमी के दिन होता है बसंत पंचमी, ठीक है। कौन सा? बसंत पंचमी। और इस दिन क्या होता है? सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और इस दिन है ना, जो 75% से ऊपर जो लड़कियां होती हैं उनको गार्ग्य पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। उसके बाद माघ की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उस दिन नवा टापरा जो गाँव है, और वो कहाँ पे? डूंगरपुर में। वहाँ मेला पड़ता है बेणेश्वर। और आपको पता है ये आदिवासियों का कुंभ भी होता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने की थी, बेणेश्वर धाम की। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो संत माओ जी ने, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आदिवासी को कुंभ किसे कहा जाता है? तो कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। और ये कब बढ़ता है? तो ये माघ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ये मेला बढ़ता है, बेणेश्वर मेला। और ये कहाँ पे है? नवा टापरा गाँव। और ये कहाँ? नवा टापरा गाँव कहाँ है? ये डूंगरपुर के अंदर है। और ये किन नदियों के किनारे पर है? तो ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है सोम, माही और जाखम। ये राजस्थान की दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम नदियाँ। इसके किनारे पर स्थित है कौन सा? नवा टापरा गाँव। और वहाँ पे कौन सा? बेणेश्वर धाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान का एकमात्र स्थल है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, कहाँ की जाती है? तो वो आता है अपना बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम को मैंने बता दिया कि आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है तथा इसे क्या बोलते हैं? बांगड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं? बांगड़ का पुष्कर। अब आपको पता है कि प्रतापगढ़ का और जो बांसवाड़ा है और अपना मतलब एक और डूंगरपुर है, तो इसके इलाकों को बोल देते हैं बांगड़, ठीक है। और कांटल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को बोलते हैं। एक फैक्ट और कंप्लीट करा दिया मैंने आपका। तो बांगड़ क्षेत्र में बांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को। और आदिवासी को कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर। तो अपन फाल्गुन के बारे में पढ़ेंगे आज अब से, ठीक है। तो अब अपना कंप्लीट हुआ था, उससे पहले कौन सा वाला? तो अपना स्टार्ट हुआ था माघ कंप्लीट हो गया था। माघ के बाद जैसे आगे अपन स्टार्ट करेंगे फाल्गुन के बारे में। तो फाल्गुन के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फाल्गुन के अंदर देखते हैं अपन, तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष होता है, बस उसके अंदर एक ही त्यौहार है उसके कृष्ण पक्ष के अंदर, और वो त्यौहार है त्रयोदशी के दिन। और उस दिन कौन सा तेरस यानी कि महाशिवरात्रि उस दिन, ठीक है। और सबसे मतलब फाल्गुन के अंदर कौन सा त्यौहार आता है कृष्ण पक्ष में? महाशिवरात्रि। और फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि महाशिवरात्रि त्रय आ रहा है ना इसके अंदर, तो ऐसे त्रयोदशी इस तरीके से तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे से ऐसे चीज़ें लिंक किया करो, कोशिश किया करो, ऐसे ट्रिकली याद हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि। उसके बाद ये जो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है उस दिन कौन सा मेला पड़ता है? तो शिवाड़ के अंदर मेला पड़ता है। और शिवाड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर में एक मेला पड़ता है, और वो कौन सा मेला पड़ता है? घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला, ठीक है। शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा मेला? घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला पड़ता है उस दिन, ठीक है। तो ये कृष्ण पक्ष हो गया फाल्गुन का। इसके अंदर एक मात्र त्यौहार है महाशिवरात्रि। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कौन सा त्यौहार होता है? तो कौन सा? महाशिवरात्रि, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, इसकी अमावस्या आ गई। अमावस्या को कोई त्यौहार नहीं होता, ठीक है। तो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के अंदर जो द्वितीया होती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन होता है फुलेरा दूज, ठीक है। तो इन ज़्यादातर शादियाँ वगैरह मतलब कि फुलेरा दूज को मानी जाती है, होती है
ऐसे शुभ माना जाता है मांगलिक अवसरों के लिए, ठीक है। और उसके बाद पूर्णिमा, इस दिन होती है होली, ठीक है। तो फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कौन सी, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होली होती है, ठीक है। अब होली लगभग गर्मियों की शुरुआत में आती है, तो फाल्गुन गर्मियों में तो आता है, एक तरीके से गर्मियों की शुरुआत ही मानी जाती है फाल्गुन को, ठीक है। तो फूलेरा दूज हो गई, उसके बाद होली हो गया, होली उसके बाद होली कहाँ की फेमस है अब ये देखते हैं अपन। तो होली है ना, एक तो बिनाए जो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर, वहाँ वहाँ कौन सी होली खेली जाती है, तो वहाँ कोडामार होली वहाँ की फेमस है। और फिर उसके बाद महावीर जी, ये कहाँ पे है, करौली के अंदर है। करौली की कौन सी होली फेमस है, तो लठमार होली फेमस है। बाड़मेर के अंदर कौन सी होली खेली जाती है, तो बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली खेली जाती है, ठीक है। यह हकीकत में ऐसी होलियाँ नहीं होती जैसे कि बिनाए के अंदर है, जैसे कोडामार होली का नाम है तो कोड़े मारेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे करौली के अंदर लठमार होली तो लठ मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस नाम है होलियों के, नाम और कुछ नहीं। तो बाड़मेर में जैसे पत्थर मार होली है तो इसका मतलब पत्थर से किसी का सर फोड़ देंगे, ऐसे तो ऐसा नहीं होता। बस होलियों के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार। और बिनाए जो है वहाँ पे राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। ये अलग से पॉइंट है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं, ये ऊपर वाले। तो बिनाए अजमेर के अंदर कोडामार होली, महावीर जी में करौली के अंदर कौन सी होली, लठमार होली, और बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली। ये हुआ अपना। अब उसके बाद कुछ एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि बिनाए में राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। कौन सी पहली सहकारी समिति कब बनाई गई थी, 1904 के अंदर, बिनाए के अंदर। क्योंकि बिनाए का जो पॉइंट है ये आ गया ना, बिनाए अजमेर कोडामार होली खेली जाती है। तो मैंने सोचा कि बिनाए का पूरा जो टॉपिक है, मतलब कि एक कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि अगर जो कोई एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बिनाए के साथ बिनाए का ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया है। ये राजस्थान ज्योग्राफी का है वैसे पॉइंट तो, बट मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो बिनाए में राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट है ना, एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इतना हुआ अपना। तो ये फैक्ट तो अलग से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस दिन बाड़मेर के अंदर, मतलब पूर्णिमा के दिन जो होली होती है ना, होली के दिन इस दिन बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। किसकी बारात निकाली जाती है, इलोजी की बारात, ठीक है। तो इलोजी को ऐसा मानते हैं कि जो होलिका है ना, होलिका उनके पति माना गया है। इलोजी को क्या माना गया, उनके पति। तो इसलिए इलोजी की बारात निकाली जाती है उस दिन। और उसके बाद होलिका दहन में वो क्या कहते हैं, होलिका जल गई थी, ऐसा कहा जाता है कि होलिका जल गई थी। जलने के बाद इलोजी, मतलब कि बारात में जो कपड़े रहते हैं, शेरवानी की वेशभूषा, उस तरीके से मतलब बींद के वेश में ऐसे इस तरीके से रह गए थे, ठीक है। इस तरीके से हमेशा, मतलब जब भी होली आती है तो बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। इस दिन ब्यावर का जो अजमेर है वहाँ पे बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और वो बादशाह कौन होता है, और वो बादशाह होता है टोडरमल बादशाह, टोडरमल, ठीक है। तो ये टोडरमल कौन था, आपको पता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक था टोडरमल, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। ब्यावर के अंदर क्या, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और बादशाह किसको माना गया, टोडरमल को माना गया है, ठीक है। यानी कि इस दिन टोडरमल बादशाह होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अपने इतने कंप्लीट हुए पॉइंट। बिनाए के अंदर कोडामार होली, महावीर जी का मतलब कि होली जो करौली के अंदर है, तो वहाँ कौन सी, लठमार होली। बाड़मेर में पत्थरमार होली, ठीक है। ये हो गए पॉइंट। उसके बाद पढ़ते हैं सांगोद जो काटकोटा में है, वहाँ कौन सी क्या निकाली जाती है, तो वहाँ नहान की झांकियाँ निकाली जाती हैं। क्या, सांगोद कोटा के अंदर नहान की झांकियाँ निकाली जाती है, ठीक है। और जयपुर में है ना, जन्म मरण और परण का त्यौहार होता है। क्या होता है, जन्म मरण और परण का त्यौहार कहाँ होता है, जयपुर के अंदर। तो होली के दिन जन्म मरण परण का त्यौहार कहाँ होता है, जयपुर के अंदर, ठीक है। ये इतने फैक्ट हो गए। मतलब होली का त्यौहार बहुत जमकर बनाया जाता है जयपुर के अंदर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जन्म मरण और परण का त्यौहार। ये अपना कंप्लीट हुआ। अब आगे अपन चलते हैं, चैत्र पढ़ते हैं, चैत्र के बारे में, ठीक है। तो चैत्र को स्टार्ट करते हैं। चैत्र के अंदर वही कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो जो अब एक बात आपको मैंने बताई थी कि जो फाल्गुन है, तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उस दिन क्या होती है, होली। अब होली की पूर्णिमा कंप्लीट हो गई, फाल्गुन की पूर्णिमा कंप्लीट हो गई शुक्ल पक्ष की, ठीक है। अब पूर्णिमा होगी तो अगला महीना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगला महीना स्टार्ट होता है चैत्र। तो चैत्र की कृष्ण पक्ष की जो एकम है उस दिन होती है धुलंडी। क्या होती है, धुलंडी, ठीक है।
तो आप देख रहे हो धुलंडी स्टार्ट होती है होली के अगले दिन, ठीक है। और उसके बाद अष्टमी, चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी होती है। और उस दिन अपन ऐसे कहते हैं कि लास्ट वो दिन होता है जिस दिन अपन ठंडा खाना खा सकते हैं, इसके बाद अपन ठंडा खाना नहीं खाते। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा कहते हैं कि शीतलाष्टमी मनाई जाती है ना, तो जो शीतला माता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो शीतला माता का मेला, मतलब कि जो त्यौहार मनाते हैं शीतलाष्टमी, तो उस दिन क्या करते हैं कि शाम को ही उससे एक दिन पहले, यानी कि मतलब सप्तमी, यानी अष्टमी को तो शीतलाष्टमी होती है, तो सप्तमी की जो शाम होती है, यानी शीतलाष्टमी से एक दिन पहले, तो उस दिन क्या करते हैं कि खाना बना के रख देते हैं और उसे ही अगले दिन बना के उसे ही अगले दिन बिना गर्म करे ठंडा खाना खाते हैं। तो मतलब ठंडा खाना किस दिन खाते हैं, तो शीतलाष्टमी के दिन खाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि गर्मियों की शुरुआत भी मानी जाती है। उससे पहले आपको पता है कि सर्दियों के अंदर अपन सुबह की सब्जी शाम को खा सकते हैं आराम से। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के अंदर सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें खराब हो जाती है, तो अपन उसके बाद शीतलाष्टमी के बाद अपन को फ्रेश खाना ही थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बाद में जो खाना होता है मतलब ख़राब हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि सुबह की सब्जी शाम को नहीं खा सकते शीतलाष्टमी के बाद, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो शीतलाष्टमी के दिन तो अपन को ठंडा खाना खाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो फ्रेश खाना खाने का रहता है, ठीक है। तो इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है। किसका? गधों का। किस दिन? चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन चाकसू के अंदर गधों का मेला लगता है, क्योंकि चाकसू के अंदर ही शीतला माता का मंदिर है। तो शीतला माता का वाहन क्या है? गधा, इसलिए गधों का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं। तो ये अपना चैत्र का कृष्ण पक्ष कंप्लीट हुआ। अब अपन शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो शुक्ल पक्ष के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो शुक्ल पक्ष के जो एकम है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है उस दिन ऐसा माना जाता है कि जैसे अपने सूर्य आधारित कैलेंडर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे आता है ना, पहला महीना कौन सा था? जनवरी। वैसे ही है ना, चंद्रमा आधारित कैलेंडर के अंदर जो चैत्र होता है, चैत्र का जो शुक्ल पक्ष होता है, उस दिन हमारा पहला महीना स्टार्ट होता है। तो पहला महीना कब से स्टार्ट होता है? तो चैत्र की शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है। तो चैत्र का जो शुक्ल पक्ष का जो एकम है वहाँ से हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। क्या होता है? नववर्ष स्टार्ट, ठीक है। तो विक्रमी नववर्ष पढ़ते हैं अभी से आगे। तो विक्रमी नववर्ष प्रारंभ होता है इस दिन, ठीक है। और हिंदुओं का नववर्ष होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। क्या? ये अपना विक्रमी कैलेंडर, ठीक है। तो कितने वर्ष आगे है अंग्रेजी कैलेंडर से? 57 वर्ष आगे। अपन जो ऐसे बोलते हैं ना, विक्रम संवत 1957, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1957 है ना, ये एक तरीके से अपना हिंदुओं का वर्ष है। तो ये सब अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अब जैसे 1900 है, अब मेरी बात सुनो, जैसे 1900 है, ठीक है। अब 1900 है तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे अपना जो अंग्रेजों का जो कैलेंडर है उसमें 1900 ईस्वी होगा, तो जो अपना जो हिंदुओं का कैलेंडर होगा ना उसमें 57 वर्ष आगे होगा, यानी कि 1957 होगा। समझ गए आप? तो विक्रम संवत 1957 किसको बोलते हैं? 1900 को बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है। तो विक्रमी नववर्ष प्रारंभ कब होता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये मतलब कि हिंदुओं का नववर्ष होता है। और इस दिन स्टार्ट क्या होता है? तो बसंत नवरात्र स्टार्ट होता है इस दिन। तो कौन से? मैंने अब तक जो 3 नवरात्र आपको बताए, कौन कौन से, वो तो आपको पता है। तो एक शरद नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र, एक कौन सा? बसंत नवरात्र। सारे शुक्ल पक्ष में स्टार्ट हो रहे हैं, तो एकम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बसंत नवरात्र कब प्रारंभ होता है? तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से स्टार्ट होता है। उसके बाद अपना आता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया। इस दिन होता है गणगौर। अब मैंने आपको बताया था 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो 30 सबसे पहला त्यौहार होता है, ठीक है, अपने हिंदुओं का। और उसके बाद सबसे लास्ट का त्यौहार कौन सा होता है? तो गणगौर होता है। तो सबसे लास्ट का त्यौहार कौन सा है? तो गणगौर होता है, तृतीया, ठीक है। और ये जो गणगौर है वो कहाँ का फेमस है? जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है ये यहाँ की फेमस है। कहाँ की? जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने ना उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है अपनी किताब के अंदर। एक मिनट रुको। तो कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है अपनी बुक में, ठीक है। और यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार होता है। कौन सा? ये गणगौर। इस दिन ही सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं,
ठीक है। और इस दिन लड़कियों अपने मतलब जो अपने लिए अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती है। किस दिन? गणगौर के दिन। मतलब लड़कियां जो होती हैं अपने अच्छे पति या फिर अपने जो भाई है उनके लिए अच्छी पत्नी की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। तो ये गणगौर हुआ। तो गणगौर में एक पॉइंट और बच रहा है, तो इस पॉइंट को भी अपन देखते हैं कौन सा पॉइंट है। तो जो जैसलमेर में जो चतुर्थी है को केवल गवर की पूजा की जाती है, यानी गवर की सवारी निकाली जाती है, ये भी मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। और नाथद्वारा में पंचमी को क्या होता है? गुलाबी गणगौर तथा चुनरी गणगौर मनाई जाती है। अब मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ। जैसलमेर में ऐसा माना जाता है कि जो गवर है वो है ना महादेव जी को माना गया है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वहाँ किसकी सवारी निकाली जाती है? सिर्फ महादेव जी की सवारी निकाली जाती है। तो जैसलमेर में मतलब अब एक तो मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन पढ़ रहे हैं चैत्र का कौन सा? शुक्ल पक्ष, और उसके तृतीया को गणगौर होती है, ठीक है। तो जो तृतीया का दिन तो गणगौर सब जगह पूछते हैं नॉर्मली। अब क्या होता है जैसलमेर के अंदर जो चतुर्थी है उस दिन एक तरीके से गणगौर मनाई जाती है इनकी, यानी उस दिन गवर की सवारी निकाली जाती है। और अपने तो जो नॉर्मल जो गणगौर है उस दिन तृतीया के दिन ही सवारी निकाली जाती है गवर की, ठीक है। और यहाँ जैसलमेर के अंदर चतुर्थी के दिन गवर की सवारी निकाली जाती है। और नाथद्वारा जो है ना वहाँ पे पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, समझ गया। तृतीया के दिन तो नॉर्मल गणगौर है, और जो चतुर्थी है उस दिन जैसलमेर के अंदर गवर की गणगौर मनाई जाती है। और जो नाथद्वारा में है वहाँ पे पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? चूनड़ी गणगौर। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि चूनड़ी गणगौर है ना कब मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? पंचमी के दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से, ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उल्टा। और अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी, ठीक है। तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कौन सी अष्टमी आती है? तो उसे बोलते हैं अशोकाष्टमी। और नवमी के दिन रामनवमी। तो चैत्र में क्या आता है? रामनवमी। कब आती है? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रामनवमी आती है। उसके बाद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को बोलते हैं जब राम जी आ गए तो ऑब्वियसली बात है हनुमान जी भी आएंगे, तो हनुमान जयंती। और पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती के दिन कौन कौन से मेले भरते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि हनुमान जी के मेले भरेंगे। और कौन कौन से मेले भरेंगे? तो हनुमान जी के 2-3 मंदिर सबसे फेमस है। एक तो सालासर चूरू का, वहाँ मेला भरता है। और एक मेहंदीपुर बालाजी जो कहाँ है? दौसा के अंदर, यानी कि जो मेहंदीपुर बालाजी एक तरीके से टोडा भीम के आसपास है, तो करौली और दौसा की बॉर्डर लाइन पर पड़ता है, ठीक है। तो मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैत्र कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं वैशाख के बारे में। तो वैशाख के अंदर अपन पढ़ेंगे वैशाख का वही कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होता है कि जो तृतीया होती है उस दिन होता है धींगा गौर। कौन सा? धींगा गौर त्यौहार मनाया जाता है, जो क्या है जोधपुर में धींगा गौर का मेला भरता है, ठीक है। तो वैशाख के अंदर कौन सा मेला है? धींगा गौर, मतलब धींगा गौर मनाया जाता है तृतीया के दिन। और जोधपुर में जो धींगा गौर का मेला भरता है, कहाँ भरता है धींगा गौर का मेला? जोधपुर के अंदर। और फिर ये हुआ अपना कंप्लीट कृष्ण पक्ष। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जो मतलब तृतीया होती है उस दिन मनाई जाती है अक्षय तृतीया, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन होती है बुद्ध पूर्णिमा, या फिर उसे बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। अभी बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा क्यों बोलते हैं इनको? तो एक बात आपको पता है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो बुद्ध पूर्णिमा है तो ऑब्वियसली बात है इस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो इसे पीपल पूर्णिमा बोल देते हैं। पीपल पूर्णिमा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किसके पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और वो दिन कौन सा था? तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा था, ठीक है। तो ये पूर्णिमा हो गया। तो पीपल पूर्णिमा भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले भरते हैं? तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? तो वैशाख की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है, ठीक है, वैशाख के अंदर। तो बुद्ध पूर्णिमा में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा के मेले के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये बुद्ध पूर्णिमा के मेले हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उस दिन है ना बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक तो बाणगंगा का मेला बढ़ता है, जो कहाँ है बाणगंगा? विराटनगर से स्टार्ट होती है, विराटनगर के अंदर बढ़ता है, और ये जयपुर के अंदर है।
है ना। और उसके बाद गोमती सागर मेला पड़ता है। कौन सा? गोमती सागर। ये और ये मेला कहाँ पड़ता है? झालरापाटन के अंदर। और आपको पता है कि झालरापाटन के अंदर कौन सी नस्लें होती हैं जानवरों की, पशुओं की? मालवी नस्ल। तो ये इन पशुओं का मेला पड़ता है। तो मालवी नस्ल के पशुओं का मेला पड़ता है। तो मालवी नस्ल के पशुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब कि बेचना खरीदना किया जाता है इस मेले के अंदर। कौन से मेले के अंदर? गोमती सागर के अंदर। उसके बाद आता है अगला नक्की झील मेला। नक्की झील का है माउंट आबू में, तो वैसी बात है माउंट आबू में नक्की झील मेला होगा। उसके बाद मातृकुंडिया मेला, ये कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़ के अंदर। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। मातृकुंडिया मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, मातृकुंडिया स्थल कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कब बढ़ते हैं सारे मेले? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? तो बता ही दी मैंने आपको, चैत्र के अंदर आता है। ठीक है, नहीं सॉरी, वैसाख की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन। उसके बाद गौतमेश्वर मेला आता है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिसमें भी ऐश्वर्य आता है ना, वो ओबेसी बात है कि वो भगवान शिव के ही मंदिर होंगे। माहेश्वर, गौतमेश्वर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो नाम आते हैं ना, वो महादेव जी के नाम से आते हैं। तो गौतमेश्वर मेला अरनौद में पड़ता है। अरनौद कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और इस दिन जो है मतलब कि पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। किस दिन? ये अलग से फैक्ट है, ये वाला अलग से फैक्ट है ये वाला। तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। तो वैशाख की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मतलब परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण के अंदर। तो ये फैक्ट हुए अपने कंप्लीट। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। अगला महीना है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्येष्ठ में सिर्फ एक कृष्ण पक्ष का मेला है। कृष्ण पक्ष में एक मात्र पॉइंट है, तो वो है अमावस्या। तो इसे क्या बोलते हैं? बड़मावस। कौन सी? बड़मावस। अपन को पता है वट वृक्ष आपने देखा है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी अपस्थानिक जो जड़ें रहती हैं, मतलब आपको पता है कि उसके अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं और बड़ा पेड़ होता है। वट वृक्ष जानते होंगे आप, बड़ का पेड़ बोलते हैं, तो उसे बड़मावस भी बोल देते हैं। तो ज्येष्ठ के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? ज्येष्ठ के अंदर, जेठ के महीने के अंदर। तो लोग ज़्यादातर विश्राम कहाँ करते हैं? तो ज़्यादातर बड़ के पेड़ के नीचे करते हैं ना। तो बड़ के पेड़ के नीचे एक तरीके से वहाँ से मतलब ज़्यादा सुकून मिलता है जानवरों को, पशुओं को, लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादातर आराम कहाँ करते हैं? बड़ के पेड़ के नीचे दोपहर के टाइम पे। तो इसलिए वट वृक्ष को उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। ऐसे याद कर सकते हो आराम से आप ट्रिकली। तो ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष हो गया, तो बड़मावस बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी लगती है तो सब आराम किसके नीचे करेंगे? पेड़ के नीचे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा विशालकाय पेड़ कौन सा होता है? बड़ का पेड़ होता है। तो बड़ का पेड़ एक तरीके से उसके नीचे जो विश्राम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ठंडी ठंडी हवाएं देता है वो, इसलिए वो फेमस है, प्रसिद्ध है उस टाइम जेठ की गर्मी के अंदर। उसके बाद इसलिए बड़मावस ऐसे बोल देते हैं ट्रिकली, नाम आप याद कर सकते हो। उसके बाद ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ में अगला आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, शुक्ल पक्ष में आता है दशमी। तो दशमी के अंदर होता है गंगा दशमी। क्या बोलते हैं इसको? गंगा दशमी। और ये कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला भरता है। कहाँ? तो दशमी के दिन गंगा दशमी होता है। ठीक है, तो गंगा दशमी बोलते हैं इसको। और जो कामा भरतपुर है वहाँ पे गंगा दशमी का मेला भरता है। उसके बाद एकादशी आता है। तो कल आपको पता है निर्जला एकादशी थी, मतलब 27-28 तारीख को है ना। तो निर्जला एकादशी थी, है ना। तो कल 28 तारीख को निर्जला एकादशी थी, ठीक नहीं? तो निर्जला एकादशी, ठीक है। तो और इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। किस दिन? निर्जला एकादशी के दिन। मतलब निर्जला एकादशी क्या होता है कि इस दिन है ना, बिना मतलब लोग जल ग्रहण नहीं करते, मतलब एक बिना जल के व्रत रहता है निर्जला। उस दिन जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करते। निर्जला एकादशी लोग व्रत रखते हैं। ठीक है, तो एकादशी ज्येष्ठ कल नहीं थी वैसे। निर्जला एकादशी के दिन मतलब क्या होता है कि जल ग्रहण नहीं करते मतलब लोग। तो अभी तो कल तो शरबत वगैरह पिलाई थी लोगों ने, तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। निर्जला एकादशी उस दिन तो जल ग्रहण बिल्कुल नहीं करते। तो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो उस दिन क्या होता है? पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट महीना बचता है ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। अब आषाढ़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें आषाढ़ में कृष्ण पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी त्यौहार नहीं होता।
तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्ण पक्ष के अंदर ज़्यादा मतलब कोई इफेक्ट है तो इसके अंदर कुछ नहीं है वैसे। तो अब आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष में पढ़ते हैं अपन। अब आषाढ़ के जो शुक्ल पक्ष है उसमें एकम गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। एकम में गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, मतलब 2 गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गए, आपको पता है। और नवमी के दिन है ना, इसकी जो नवमी है उसे बोलते हैं बडल्य नवमी। क्या बोलते हैं? आषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है उसे बोलते हैं बडल्य नवमी, बडल्य नवमी। और एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी आती है। मैंने आपको बताया था देवउठनी एकादशी और देवशयनी एकादशी। तो देवउठनी एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच में ज़्यादातर मांगलिक उत्सव और जो भी शुभ काम होते हैं वो इस बीच में ही किए जाते हैं, देवउठनी एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच में। क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन देव सो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन देव सो जाते हैं, ठीक है। और जो पूर्णिमा है उस दिन, जो मतलब आषाढ़ की जो पूर्णिमा है उस दिन गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा होती है, यानी उस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है या फिर व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये हमारे हिंदू देवताओं के जो क्या कहते हैं महीने पूरे हुए और उनके त्यौहार पूरे हुए और उनके मेले पूरे हुए, ठीक है। तो अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे जैनों के त्यौहार के बारे में, ठीक है। तो जैनों के त्यौहार के बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार फ्रेंड्स।